हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज जॉनथन सर, आप मुझे प्यार से जॉन सर बोलते हो। और आप लोग ने रिक्वेस्ट किया, ये लो आपका वीडियो आ चुका है। क्या मॉडर्न फिजिक्स हमारा शुरू हो चुका है। ड्यूअल नेचर आपका पहला चैप्टर, आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आगे कौन सा चैप्टर चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग इसको पूरा सीरीज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर दोनों पूरा रिवीजन यहां पर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर क्या बोला है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और ये हम लोग को पता है, फाई नॉट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वो हमारा वर्क फंक्शन होता है, ये हम लोग को पता है। And energy which is greater than the work function is required for the electron emission from the metal surface can be supplied by suitably heating or applying strong electric field or irradiating it by light of suitable frequency। देखो, तीन तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। एक है थर्मियोनिक एमिशन, मतलब हीट एनर्जी देके। एक है आप लाइट इरिडिएट कर सकते हो, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक है फील्ड एमिशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप यहां पर कर सकते हो। एनसीईआरटी में यहां पर यह पॉइंट गिवन है, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, यहां पर हम लोग ने सूटेबल फ्रीक्वेंसी यहां पर बोला है, सूटेबल इंटेंसिटी यहां पर नहीं बोला है। सर अभी आप इंटेंसिटी कहां से लेके आ रहे हो, मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लासिकल थियोरी ऑफ लाइट और दैट इज द पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं बताता हूं क्या है। Certain metals respond to ultraviolet light while others are sensitive even to the visible light। अभी यहां पर हम लोग को एक चीज हम लोग को पता चल रहा है, मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वर्क फंक्शन। ये तो हाँ सर हमको पता है, मतलब थोड़े बहुत मेटल्स ऐसे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट से ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, उतना एनर्जी जरूरत है, क्योंकि यूवी लाइट का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। और वेयर एल्स ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो बस क्या विजिबल लाइट में ही अपना हार मान जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं, ठीक है सर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब भी आपका कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, और उस पे ही आपका बेस्ड होता है, नेक्स्ट लाइन वही लिखा होता है, दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके सर, मतलब जितना एनर्जी हम लोग लाइट एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल रहा है, वही बात पे अपना बेस्ड है। ओके सर, the photoelectric emission is an instantaneous process and possesses certain special features। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही चीज डिफरेंशिएट करता है अपना क्लासिकल थियरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट से। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, अच्छा किस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। अभी देखो कैसे डिपेंड करता है, आपका इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो फोटॉन्स का नंबर आप इंक्रीज कर रहे हो। और हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का धक्का मार के फेंक रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने फोटॉन्स का नंबर बढ़ा दिया, दैट इज इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है आपका क्या होगा, फोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने का नंबर बढ़ चुका है, तो उसके वजह से आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना शुरू करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, इंटेंसिटी कैसे हो रहा है। हाँ सर, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस पे तो होता ही आपका करंट, है ना, वो तो हमको पता है। एंड द नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल, मतलब ऑब्वियसली बात है वो तो आपके मेटल पे भी डिपेंड करेगा। अगर उसका वर्क फंक्शन कम है तो जल्दी से जल्दी होगा, और अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो कम से कम होगा। ये तो हमको बात समझ में आ गई। फिर अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। ओहो ठीक है ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक ऐसा पोटेंशियल मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दूं एक्सेप्टर मेटल तक आने के लिए, वो होता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इट डिपेंड्स ऑन किस पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। ओ हो, मतलब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया फोटोन का तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी बढ़ गया तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल को और नेगेटिव करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। हाँ सर समझ में आ गया। द नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल, ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली बात है, नेचर ऑफ इसमें डिपेंड करता ही है। For a given frequency of incident light, it is independent of its intensity। मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या
क्या आपका मतलब फ्रीक्वेंसी आपका क्या डिसाइड करता है? आपका एनर्जी डिसाइड करता है। इंटेंसिटी क्या डिसाइड करता है? नंबर डिसाइड करता है। अभी अगर आपने नंबर इंक्रीज कर दिया बट सब लोग एकदम लल्लू पुल्लू फोटोन है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो इंटेंसिटी बस नंबर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी आपका एनर्जी करता है। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। यस सर, ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। एंड यहां पर एक रिलेशन है, दैट इज EV नॉट आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स एंड इक्वल टू k मैक्स। ये हम लोग को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या V नॉट बोलते हैं, ये सर हमको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। यस, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उससे कम अगर आपने दिया एनर्जी, तो क्यों निकलेगा बाहर? वो यहां पर बात हो रही है। नो मैटर हाउ लार्ज द इंटेंसिटी मे बी, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका फोटोन के पास उतना एनर्जी ही नहीं है, अगर समझो कि आपके जितने भी आपके आर्मी में सोल्जर्स है, आप एकदम लल्लू पुल्लू सोल्जर्स बैठे हैं, आप कितना भी लल्लू पुल्लू सोल्जर्स को भेजो तो हारने ही वाले हैं। अगर एकदम तगड़े वाले सोल्जर्स अगर आप भेजोगे तो आप उन लोग हरा सकते हो एनिमी को। क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई, रिवीजन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं सिक्स्थ। देखो ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एकदम टाइम लगा के आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। The classical wave theory could not explain the main features of the photoelectric effect। अभी यार आप NCERT भी खोल के देखो और मेरे साथ रीड करो, आपको समझेगा क्या हो रहा है। Its picture of continuous absorption of energy from radiation could not explain the independence of K max on the intensity। अभी मैं बताता हूं यहां पर क्या हो रहा है। क्लासिकल वेव थ्योरी ये बता रहा, सॉरी क्लासिकल थ्योरी आपको क्या बता रहा था कि आपका कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका एनर्जी का, मतलब मैं एनर्जी देते जा रहा हूं, एनर्जी देते जा रहा हूं, वो अब्जॉर्ब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या है, आपका जो इंटेंसिटी है, आपको एक बात यहां पर डिपेंड करना है, आपको एक बात ध्यान देना है, दैट इज आपका जो इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है, इट इज directly proportional to energy according to what, according to the classical theory। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग वेव अपना एनर्जी हम लोग देते जा रहे हैं, वो ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहा है, एक बार थ्रेशोल्ड पहुंचेगा फिर वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल थ्योरी आपका ये बता रहा था, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मतलब अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बाहर निकल रहे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और फिर क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कुड नॉट एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंस ऑफ K मैक्स ऑन द इंटेंसिटी एग्जिस्टेंस ऑफ V नॉट। तो मतलब वही बोल रहा है कि अगर मेरे इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरा एनर्जी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? एंड द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ द प्रोसेस। अभी देखो, अगर अब मैंने क्या बोला था कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एज सून एज लाइट इरेडिएट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, वो थोड़े टाइम के बाद अपना क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो यहां पर ये बात हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? आइंस्टाइन एक्सप्लेन दीज फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। मतलब अभी क्या आइंस्टाइन भाई आया और बोला नहीं, फोटोन के बेसिस में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। According to this, light is compared to be of discrete packets of energy called quanta or photons, और जिसका एक एनर्जी आपका होता है E is equal to h mu और मोमेंटम आपका होता है P is equal to h by lambda। ये हम लोग को पता होता है। Which depends upon the frequency of incident light and not on the intensity। आइंस्टाइन आया और पूरा पिक्चर को क्लियर कर दिया। Photoelectric emission from the metal surface occurs due to absorption of photon by an electron। ओके, ये हम लोग को बात समझ में आ गई। आई होप सब लोग को समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। फिर Einstein's photoelectric equation is in accordance with the energy conservation law as applied to the photon absorption by an electron in the metal। हाँ, obviously बात है, हम लोग ने पहले से डिस्कस कर लिया है। The maximum kinetic energy, that is half mv square max or EV naught, is equal to the photon energy hv minus the work function। और यही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अभी इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा, रिवीजन चल रहा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस एक्सप्लेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये थोड़ा मिलिकन का एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर बारे में गिवन है कि ये सब अकॉर्डेंसली एकदम बराबर हो चुका था। ठीक है, ये सब हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, रेडिएशन हैज डुअल नेचर। उसके लिए ऑब्वियसली बात है यार, चैप्टर का नाम ही वही है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अभी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम पे एक नेचर वो शो करेगा, दोनों एक साथ नहीं शो होगा, एक टाइम पे एक ही नेचर शो करेगा, बट वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो बदलता रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस वेदर अ वेव और अ पार्टिकल डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों नेचर है बट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? दो अगलापन।
रीजनिंग that radiation matter should be symmetrical in nature. De Broglie attributed a wave-like character to the matter. अभी यहाँ पर डी ब्रॉगली आया और ब्रॉगली भाई साहब बोला देखो यार, हम लोग ने इतना तो समझ लिया कि रेडिएशन के पास दोनों वेव और पार्टिकल नेचर है, तो मैटर के पास भी क्या वेव और पार्टिकल नेचर अपने पास होना चाहिए। तो मैटर तो पहले से पार्टिकल है बट वेव नेचर भी होगा करके डी ब्रॉगली भाई आके अब ये बोल दिया। द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। ओके सर, ये हम लोग को बात समझ में आगे बढ़ लो। फिर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ और द लैम्डा एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम p एज लैम्डा इज इक्वल टू h by p। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, लैम्डा एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वेवलेंथ, और p जो है एक पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर मोमेंटम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऐसा रिलेशन दे दिया डी ब्रॉगली ने जो मैटर और पार्टिकल को कनेक्ट करके रखे। क्या बात समझ में आ रही है? The dualism of matter is inherent in the de Broglie relation, which contains a wave concept and also a particle concept. ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। De Broglie wavelength is independent of the charge and nature of the material of the particle. Yes, it's not dependent upon the nature and charge of the particle. Okay. It is significantly measured only in the case of subatomic particles like electrons, protons, वो सब। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और मोमेंटम mv होता है, मतलब लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अभी ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए हमारा वेव ऐसा निकलता नहीं है क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा तो लैम्डा कम। क्या बात समझ में आ रही? बट एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, उसकी वजह से आपको उसका मैटर वेव्स दिखता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हम लोग को बात समझ में आ गया। However, it is indeed very small, quite beyond the measurement in the case of macroscopic objects, जैसे कि हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, हम लोग को बात समझ में आ गई। अभी बात करेंगे पॉइंट्स टू पॉइंटर। भाई बहुत ही खतरनाक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, और जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट आना बहुत मजा आने वाला है। देखिए इसको हम लोग कैसे इसको समझेंगे। देखो क्या बोला गया है। सबसे पहले बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर फ्री इन द सेंस दैट दे मूव इनसाइड द मेटल इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, और ये बस एक अप्रोक्सीमेशन है। अभी इसका मतलब क्या है? देखो हमारे मेटल के अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अपने कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये इन लोग मूव करते होते हैं। क्यों? थर्मल एनर्जी की वजह से। आप लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है। और इन लोग ने यहां पर बोला है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहे होते हैं, मतलब वर्क करने की जरूरत नहीं है इन लोगों को मूव करने की। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर ये बोला है। अच्छा, तो अब वो मूव कर रहे हैं। ओके, दे आर नॉट फ्री टू मूव आउट ऑफ द मेटल। अभी ये क्यों बोला गया है? दैट इज, अगर इन लोग क्यों नहीं कर सकते बाहर, दैट इज बिकॉज एक एनर्जी बैरियर होता है आपके सरफेस ऑफ द मेटल में, और ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, अगर उसको बाहर जाना पड़ेगा। और ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कौन एनर्जी देगा? फोटोन एनर्जी देगा। क्या बात समझ में आ रही है? दे नीड द एडिशनल एनर्जी टू गेट आउट ऑफ द मेटल। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। Free electrons in a metal do not have the same energy. Do not all have the same energy. मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब लोग के पास सेम एनर्जी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बात करेंगे आगे। क्या है? लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस जार। अगर आप केटीजी अगर थोड़ा रिवाइज कराओगे, उधर हम लोग ने मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग ने पढ़ा था, एक ऐसा वाला कर्व। उसमें हम लोग ने पाया ऐसा हो सकता है कि ऐसे दो मॉलिक्यूल है जिसके पास सेम एनर्जी होगा। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। सर क्यों? दैट इज बिकॉज आपका जो गैस पार्टिकल होता है वो एक पार्टिकल होता है, बट इलेक्ट्रॉन आपका एक पार्टिकल नहीं होता, वो एक क्वांटम पार्टिकल होता है। भाई दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं लगा सकता, यहां पर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। थोड़ा हायर फिजिक्स बोल रहा हूं, बट जिनको इंटरेस्ट है वो सुन लो। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैं अभी बताता हूं क्या हो रहा है। देखो, like molecules in a gas jar, the electrons have a certain energy distribution at a given temperature. This distribution is different from the usual Maxwell's distribution that you have learned in the study of kinetic theory of gases. You will learn about in the later courses, but the difference has to do with the fact that electrons obey Pauli's exclusion principle, जो अपने atomic structure में पढ़ा है हम लोग ने। Pauli's exclusion principle क्या होता है? हम लोग ने ये बोला था एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास एक डिफाइंड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है, और ये क्वांटम नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, है ना? ये हम लोग ने पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। हाँ सर, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? लोएस्ट एनर्जी पहले ऑक्यूपाई करेगा, फिर हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा। हाँ या ना? तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दो मॉलिक्यूल्स के पास सेम एनर्जी होगा करके पॉसिबल नहीं है, यहां पर यही बोला जा रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर, समझ में आ गया। नाउ
Because of the energy distribution of free electrons in a metal, the energy required by an electron to come out of the metal is different for different electrons. Yes, सबके पास अलग एनर्जी स्टेट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अलग एनर्जी चाहिए रहेगा बाहर आने के लिए, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कब से. यस, इलेक्ट्रॉन्स विद द हायर एनर्जी रिक्वायर लेस एडिशनल एनर्जी. भाई जिसके पास पहले से हायर एनर्जी है उसको बस बहुत कम एनर्जी जरूरत होगा, जिसके पास पहले से बहुत छोटा सा कम एनर्जी बैठा उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ गया हम लोगों को. Okay, work function is the least energy required by an electron to come out of the metal. Least energy. दैट इज ऑब्वियसली बात है. हम लोग क्या हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो सरफेस पे बैठे, उनके पास पहले से एकदम खतरनाक एनर्जी भरा पड़ा है, बस थोड़ा सा एनर्जी दे दो और बाहर निकल जाएगा. उसके लिए हम लोग सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करते हैं. यस यस. Observations on photoelectric effect imply that in the event of matter-light interaction, absorption of energy takes place in discrete units of Hb. That is photons, wave packets. Continuous absorption नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर, आपका discrete units में यहाँ पर आपका हो रहा है. एक photon एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है. This is not quite the same as saying that light consists of particles, each of energy hν. क्या बात समझ में आ रही है? Yes or no? Let's go. Observations on the stopping potential, its independence of the intensity and dependence on the frequency are the crucial discriminator between the wave particle and the photon picture of the photoelectric effect. Yes, यही मैं बोला था, वेव में absorption हो रहा है आपका continuous absorption और पार्टिकल में आपका discrete वाला चीज यहाँ पर हो रहा है. ये सब चीज हम लोगों ने देख ली है. आगे बढ़ते हैं. द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by p हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस. अभी ये क्या है? देखो ये वाला जो पार्ट है ना बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूं. इट्स फेज वेलोसिटी vp हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. सर ये फेज वेलोसिटी क्या है मैं आपको बताता हूं. फेज वेलोसिटी के पूरा पढ़ लेते फिर बताते हैं. However, the group velocity of the matter wave is physically meaningful and equals the velocity of the particle. सर ये क्या है? देखो आप लोग ने जब भी कोई समुद्र या कुछ लेक वेक देखा होगा उसमें बहुत सारे रिपल्स देखे होंगे. रिपल्स वो एक पर्टिकुलर रिपल का जो वेलोसिटी होता है वो मेरा फेज वेलोसिटी वीपी होता है. और इन सबको ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे ग्रुप वेलोसिटी मिलेगा या वो पूरा वेव का मुझे वेलोसिटी मिलेगा. बट क्या होगा? ये सारे एक रिपल का अगर मैं ऐड करूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. वो यहां पर यही बोल रहा है कि फेज वेलोसिटी हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट ग्रुप वेलोसिटी, मतलब ये सारे रिपल मिलके जो एक बड़ा सा रिपल बनाएंगे वो रिपल का वेलोसिटी होता है मेरा ग्रुप वेलोसिटी. और ये फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑफ द मैटर वेव इज फिजिकली मीनिंगफुल एंड इक्वल्स द वेव एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. और ये बड़े वाला रिपल का जो वेलोसिटी है वो मेरा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी होता है. ठीक है, आप इतनी बात समझ लो, आपको इतना ही जरूरत है ये वाले लेवल तक. और मैंने पॉइंट्स टू पॉन्डर यहां पर खत्म कर दिया ड्यूअल नेचर का. और अगर आपको सफलता का आरंभ करना है अनअकैडमी के साथ देन 4499 में आपको मिल जाएगा. और आपको कौन सा कोड यूज करना है? आपको कोड यूज करना है जॉन21. आपको कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम ऑफर्स मिलेंगे. साथ ही साथ 4499 में सारे बैचेस, सारी टेस्ट सीरीज आपको सब मिल जाएंगे. और ये आपका नीट यूजी सब्सक्रिप्शन है, सारी चीज आपको ऐप और वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे. प्लस आइकॉनिक वीआईपी सब्सक्रिप्शंस के बारे में तो आपको पता ही है, अगेन सेम थिंग. एंड ऑल स्टार वीआईपी नीट यूजी आपको अप्रैल 7 से शुरू हो जाएगा. 49,999 में ये सारे बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और ये सारे बैचेस आपके पास है, आप जाके वेबसाइट और ऐप में चेकआउट कर सकते हो. एंड दिस इज इट पीपल. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर खत्म हो चुका है. होप सो आप सबको रिविजन एकदम तगड़ा हो चुका है ना? पॉइंट्स टू पॉइंटर भी समझ चुका है. कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए सीरीज को. टिल देन पीपल, दिस इज जॉनथन मैथ्यू signing off from NEET Alchemy. Sayonara. Take care. Bye-bye.